कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ऋषि बोला, तो तू इतनी सालों से उस शिवांश के साथ रह रही है, तू जानती नहीं है गुड़िया, वो बहुत कमीना इंसान है। तूने उससे शादी क्यों की? वो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है। मैं एक भी पल तुझे उसके साथ नहीं रहने दे सकता हूँ। मैं तुझे लेने ही आया हूँ, तू चल मेरे साथ। मुग्धा बोली, नहीं ऐसा नहीं है ऋषि, शिवांश बुरे इंसान नहीं है, वो तो वक्त और हालातों ने मजबूर कर दिया। ऋषि बोला, तू कुछ जानती नहीं है गुड़िया, वो कैसा आदमी है। उसके और उसके घर वालों की वजह से हमारा घर तबाह हो गया। उन्होंने पापा पर झूठा केस किया जिससे वो जेल चले गए। हमारा घर बिक गया, बिजनेस ठप पड़ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। उसे तो अभी भी चैन नहीं है, अभी भी वो हमारे पीछे पड़ा है। मुग्धा बोली, नहीं ऋषि, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि बोला, तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू उस घटिया इंसान के साथ नहीं रहेगी। तुझसे शादी भी उसने हमसे बदला लेने के लिए करी होगी। तू उसे नहीं जानती, अपना बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तू चल मेरे साथ। वो मुग्धा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। मुग्धा, नहीं ऋषि छोड़ो मुझे, मैं शिवांश को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें शिवांश को लेकर बहुत गलतफहमी है। मैं शिवांश से बात करूंगी, यह सब जो भी है उसे ठीक करूंगी। ऋषि थोड़ा गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है, तू अभी मेरे साथ चलेगी, मैं अब तुझे उस कमीने के साथ नहीं रहने दूंगा। ऋषि मुग्धा को खींचते हुए दूसरी साइड से ले जाने लगता है। इधर मुग्धा नहीं आई तो शिवांश खुद मुग्धा को ढूंढते हुए वहां आता है, पर मुग्धा कहीं नहीं थी। खाली कमरा देखकर शिवांश को टेंशन होने लगती है और वो बाहर आता है। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है तो वो देखता है कि उसके पैर के नीचे मुग्धा का ब्रेसलेट था। शिवांश बोला, ये तो मुग्धा का है, इधर से तो मैं आया हूँ, मुग्धा तो कहीं नहीं दिखी और दूसरी साइड वो खुद क्यों जाएगी? इतना सोचते ही वो उस ओर दौड़ पड़ता है। इधर ऋषि बिना कुछ सुने मुग्धा को खींचते हुए लेकर जा रहा था। अभी वो गेट से बाहर निकला ही था कि वो मुग्धा को खींच नहीं पा रहा था। फिर उसने पलट कर देखा तो मुग्धा का दूसरा हाथ पकड़े शिवांश खड़ा था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मुग्धा शिवांश को देखकर जहां खुश होती है, वहीं उसे ऋषि के लिए चिंता सताने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब शिवांश ऋषि को छोड़ेगा नहीं। हाथ छोड़, शिवांश गुर्राते हुए बोलता है, पर ऋषि को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा ना हाथ छोड़, इस बार थोड़ा और सख्ती से बोलता है, पर ऋषि मुग्धा का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। मैंने कहा ना हाथ छोड़। इस बार शिवांश की गरज इतनी खतरनाक थी कि ऋषि हाथ छोड़ खुद 2 कदम पीछे हट गया। ऐसा लगा मानो कोई भूचाल आया हो। सभी एक जगह जम से गए, किसी के हलक से शब्द नहीं निकले। शिवांश ने मुग्धा को खींचकर खुद के करीब कर लिया और उसकी कमर में अपना हाथ लपेट लिया, जैसे बता रहा हो कि यह सिर्फ उसकी है। शिवांश की आंखें अंगारे उगल रही थी। मुग्धा शिवांश का यह रूप देखकर डर रही थी, क्योंकि उसने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। फिर भी डरते हुए वो शिवांश से बोलने की कोशिश करती है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला चोक हो गया है। ऋषि फिर से आगे बढ़कर मुग्धा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो मुग्धा को छू भी पाता उससे पहले शिवांश अपने दूसरे हाथ से ऋषि का गला पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है। शिवांश ऋषि को गले से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऋषि छटपटाने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करता है, पर शिवांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे छूट पाना इतना आसान भी नहीं था। मुग्धा हैरानी से कभी ऋषि को तो कभी शिवांश को देखती है। मुग्धा बोली, शिवांश ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए वरना ये मर जाएगा, प्लीज़ क्या कर रहे हैं? मुग्धा शिवांश से रिक्वेस्ट करती हुई बोलती है, पर शिवांश पर इसका कुछ असर नहीं होता है। मुग्धा की कमर अभी भी शिवांश की गिरफ्त में थी, जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। ऋषि की हालत खराब होने लगी थी, उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। मुग्धा ऋषि को देखती है, फिर एक झटके के साथ शिवांश से दूर हटती है और अपनी पूरी ताकत से शिवांश के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देती है। मुग्धा की इस हरकत से शिवांश भी सकपका जाता है। वो हैरानी से मुग्धा को देखता है, पर मुग्धा उसे छोड़ ऋषि को संभालने लगती है। शिवांश से छूटते ही ऋषि जमीन पर गिर पड़ता है। ऋषि कुछ टाइम पहले ही अभी हॉस्पिटल से आया था। उसकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। वो शिवांश से मुकाबला करने के लायक नहीं था। ऋषि जमीन पर पड़े पड़े गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मुग्धा रोते हुए ऋषि को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुग्धा बोली, ऋषि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है, पर मैंने कहा था ना तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऋषि प्लीज़ मेरे साथ चलो मुक्कू, यह आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऋषि और मुग्धा को साथ देखकर हैरानी के मारे शिवांश की आंखें फैल गई।
मुग्धा सहारा देकर ऋषि को खड़ा करती है। दोनों को इतना करीब देखकर शिवांश को इतना गुस्सा आता है कि काटो तो खून ना निकले। उसका सारा खून गुस्से से उबलने लगता है। वो दोनों को खींचकर अलग करता है, जिससे मुग्धा के हाथ पर चोट भी लग जाती है। पर शिवांश इतना गुस्से में था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। तब तक शिवांश के गार्ड और उनका हेड भी आ जाता है और वो शिवांश और मुग्धा को घेर लेते हैं। शिवांश कसकर उस हेड के मुंह पर पंच जड़ देता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है और उसके नाक से खून भी निकल आता है। शिवांश गुस्से से, ज़रूरत नहीं है मुझे तुझ जैसे नाकारों की, चले जाओ यहाँ से और दिखना मत, वरना एक एक की जान मैं खुद अपने हाथों से लूँगा और अपनी माँ की कसम किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा। सभी गार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। शिवांश गुस्से से चीखते हुए, निकलो। सभी वहाँ से 9 2 11 हो गए। शिवांश ऋषि को घूरते हुए, इसका हिसाब तो मैं तुझसे ज़रूर लूँगा, पर अभी मुझे किसी और से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुग्धा डरी सहमी से शिवांश को देखती है, जो बहुत गुस्से में था, पर उसकी तरफ एक नज़र भर देख भी नहीं रहा था। शिवांश मुग्धा को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। ऋषि मुग्धा को काफ़ी आवाज़ देता है, पर मुग्धा नहीं रुकती, या यूं कहें कि शिवांश उसे रुकने का मौका भी नहीं देता। जबरदस्ती उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। बहुत कुछ शिवांश के दिमाग में चल रहा था। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ मुग्धा के पास थे और वो उसे जानने थे। शिवांश मुग्धा को लेकर लॉबी में आता है, जहाँ आरुष, नलिनी और दक्ष उनका इंतजार कर रहे थे। सभी को देखकर शिवांश नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पर उसका गुस्सा जिस लेवल का था उसे कंट्रोल कर पाना उतना भी आसान नहीं था। उसने एक पल के लिए भी मुग्धा का हाथ नहीं छोड़ा। चलें, शिवांश सख्ती से दक्ष को बोलता है और बिना उसका जवाब सुने आगे बढ़ जाता है। सभी मुग्धा और शिवांश को जाते हुए देखते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया। दक्ष और बाकी सब बाहर आते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। दक्ष इधर उधर देखता है, तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है। उसमें से एक ड्राइवर निकलता है और दक्ष से बोलता है, चलिए सर, तैयार हूँ, अगर आप भी हो तो। दक्ष हैरानी से, पर मैं तो। वो अभी कुछ बोल पाता उससे पहले उसके फ़ोन में शिवांश का मैसेज आ जाता है, मुझे मुग्धा से कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं निकल गया हूँ। तुम थोड़ा सा घूमते हुए घर आना, ताकि मैं घर का काम निपटा सकूँ। और बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी प्लीज़ आरुष को संभाल लेना। दक्ष, चलें, नलिनी बोली। पर मुग्धा। दक्ष बोला, वो और शिवांश निकल चुके हैं, उन्हें कोई ज़रूरी काम था। यह सुनकर आरुष का मुंह उतर जाता है। दक्ष बोला, हे चैंप, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। माना शिवांश और मुग्धा नहीं हैं, पर मैं और नलिनी तुम्हें बोर नहीं होने देंगे और रास्ते में खूब मस्ती करेंगे और तुम्हारी पसंद की कोई एक चीज़ भी खाएंगे। ओ, आरुष बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। दक्ष बोला, अगर ज़रूरी नहीं होता तो वो दोनों आपको छोड़कर नहीं जाते, पर शायद कुछ अर्जेंट होगा इसलिए चले गए। आरुष बोला, कोई बात नहीं अंकल, हम भी चलते हैं। इतना बोलकर खुद से ही कार में जाकर बैठ गया। नलिनी इशारे में मुग्धा और शिवांश के बारे में पूछती है, तो दक्ष भी इशारे में जवाब देता है कि सब ठीक है। नलिनी को डाउट तो होता है, पर अभी आरुष साथ में था, इसलिए वो ज़्यादा बहस ना करते हुए कार में बैठ जाती है। सभी घर की ओर चल पड़ते हैं। शिवांश की कार मानो हवा में उड़ते हुए जा रही थी। कार में सिर्फ मुग्धा और शिवांश ही थे। कार में एकदम शांति छाई हुई थी। मुग्धा डरी सहमी सी बैठी हुई थी। उसे शिवांश को देखकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि शिवांश इस समय गुस्से में पागल हुए जा रहा था। हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन, उसकी लाल आंखें, कार की स्टीयरिंग पर कसे हुए हाथ, जिस वजह से उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी, जो मुग्धा को बहुत डरा रही थी। मुग्धा को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर शिवांश को कैसे समझाएगी। शिवांश इतना गुस्से में था कि उसे शायद ही कुछ समझ में आएगा। सिंघानिया के लिए उसके दिल में कितनी नफरत है, यह बात उसे अच्छे से पता है। और अगर अब उसे पता चलेगा कि उसका और सिंघानिया का रिश्ता है, तो कहीं वह उन दोनों का रिश्ता ही ना तोड़ दे। यह सोच सोच कर ही उसे घबराहट हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसके जीवन में सब कुछ सही हुआ था और अचानक से यह तूफान फिर खड़ा हो गया। मुग्धा के डर के मारे हाथ पैर फूल रहे थे। न जाने घर जाकर शिवांश क्या ही करेगा। 2 घंटे का रास्ता शिवांश ने आधे घंटे में तय कर लिया। एक झटके के साथ वह अपने घर के सामने रुकता है और बिजली की रफ्तार से कार से उतर जाता है। मुग्धा उससे कुछ बोलने जाती है, पर उससे पहले ही वो कार से उतर जाता है और मुग्धा की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे खींचते हुए बाहर निकालता है। शिवांश मुग्धा का हाथ इतनी तेज़ी से पकड़े हुए था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था।
पर वह कुछ नहीं बोलती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इसे बेफिक्र शिवांश उसे खींचते हुए अंदर ले जा रहा था और वह भी बिना कुछ बोले चुपचाप शिवांश के साथ खींची चली जा रही थी। शिवांश उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर जाता है और एक झटके के साथ उसे छोड़ देता है, जिससे वह बेड पर जा गिरती है। शिवांश मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। ऐसे लग रहा था मानो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और उससे वो हो नहीं रहा था। मुग्धा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिवांश को कैसे समझाएगी, कैसे उसे मनाएगी, पर चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके और शिवांश के रिश्ते पर आँच नहीं आने देगी। अपनी सारी हिम्मत बटोर कर मुग्धा फिर से खड़ी होती है और बड़ी हिम्मत कर लड़खड़ाती जुबान से शिवांश का नाम लेती है। शिव शिवांश। शिवांश गुस्से से मुग्धा की तरफ मुड़ता है और उसके शोल्डर को पकड़कर झकझोरते हुए, कैसे, आखिर कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस ऋषि के साथ में? तुम मेरे पीठ पीछे उसके साथ में क्या कर रही थी? तुम कैसे जानती हो उसे? क्या उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। कैसे जानती हो उस ऋषि को? मुग्धा रोते हुए हिम्मत करके, ऋषि, ऋषि और मैं। शिवांश इतना सुनकर ही मुग्धा को झटके से छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसके आगे वो सुनना ही नहीं चाहता हो। मुग्धा चुप हो जाती है। इस वक्त दोनों पर जो बीत रही थी वो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। मुग्धा शिवांश की हालत भी समझ रही थी, इसलिए वो हिम्मत करके फिर से बोलती है, जैसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। शिवांश गुस्से से वापस मुग्धा की तरह मुड़ते हुए, अच्छा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? जब मैं उसे मार रहा था तो दर्द तुम्हें क्यों हो रहा था? जब वह गिरा तो तुमने उसे अपनी बाहों में क्यों संभाला? इन्हीं हाथों से छुआ था न तुमने उसे, और उसने तुम्हें। वह मुग्धा को खींचकर बाथरूम में ले जाता है और शावर के नीचे खड़ा कर देता है। मुग्धा चुपचाप रोते ही शावर के नीचे भीग रही थी। शिवांश बाथरूम में रखे स्क्रबर को उठाकर मुग्धा के हाथ पर रगड़ने लगता है। मुग्धा को बहुत जलन हो रही थी, पर शिवांश को इसका कोई ध्यान नहीं था। वह तेजी से मुग्धा के दोनों हाथों को स्क्रबर से रगड़ रहा था, जैसे ऋषि की छुअन को मुग्धा के शरीर से अलग कर देगा। मुग्धा को बहुत जलन होने लगी थी। उसके दोनों हाथ लाल पड़ने लगे थे, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो स्किन भी निकलने आई थी। जब मुग्धा से जलन बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने शिवांश को दूर धक्का दे दिया और गुस्से से चीखते हुए, भाई है वह मेरा, आपको समझ में आ रहा है? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ऋषि मेरे भाई हैं, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, हम दोनों भाई बहन हैं। मुग्धा की बात सुनकर शिवांश एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे तो समझ में नहीं आता है कि मुग्धा ने अभी अचानक क्या कहा है। मुग्धा रोते हुए वहीं फर्श पर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, सुनाई दे रहा है आपको? वह बस मेरा भाई है, हमारा ऐसा कोई गलत रिश्ता नहीं है, मैं उनकी बहन हूँ। हम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बोलते बोलते वहीं फर्श पर ही लुढ़क जाती है। शिवांश अपने सेंस में वापस लौटता है तो देखता है मुग्धा फर्श पर बेहोश पड़ी है, पानी में भीग रही थी। शिवांश जल्दी से शावर ऑफ करके मुग्धा को अपनी गोद में लेता है और उसके गाल थपथपाते हुए, हे मुग्धा, मुग्गू, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत समझ लिया था। आई एम सॉरी, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। शिवांश घबराते हुए बोलता है, पर मुग्धा होश में नहीं आती है। शिवांश मुग्धा को उठाकर बेडरूम में लाता है और बेड पर लेटा देता है और लगातार मुग्धा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर मुग्धा होश में नहीं आती है। शिवांश डॉक्टर को कॉल करता है। शिवांश काफ़ी घबराया हुआ था और साथ ही साथ भीगा हुआ था। मुग्धा के भी सारे कपड़े भीगे हुए थे। शिवांश मुग्धा के कपड़े बदल देता है और सर्वेंट को बुलाकर बेडशीट भी चेंज करवा देता है। तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं। शिवांश बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर मुग्धा की चेकअप कर रहे थे। शिवांश गुस्से से, कितनी देर लगती है, जल्दी बताइए ना कि क्या हुआ है, अभी तक होश में क्यों नहीं आई है? कुछ कीजिए, क्या कब से हाथ पकड़ कर बैठी हुई हैं? डॉक्टर बोली, देखिए मिस्टर ओबरा, इतना डरने वाली बात नहीं है। शायद भीगने की वजह से बुखार चढ़ गया है और इस वजह से ही बेहोश हुई हैं। बीपी काफ़ी लो है, इन्हें कोई स्ट्रेस है क्या? अगर हो तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ना हो, क्योंकि बुखार में इस तरह बीपी लो होना ठीक नहीं है। अभी बेहोश हैं इसलिए अभी दवाई नहीं दे सकती हैं, इसलिए इंजेक्शन दे देती हूँ। शिवांश, सख्ती से दवाई दीजिए, इंजेक्शन से उसे दर्द होगा।
डॉक्टर बोली, अभी यह बेहोश है, मैं दवाई कैसे दे सकती हूँ? अभी इंजेक्शन दे देती हूँ, उसके बाद जब होश में आ जाए तब आप दवाई दे दीजिएगा। शिवांश बोला, आप इस बार भी अकेले आई हैं, मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहराऊंगा। आज के बाद जब भी मैं कॉल करूंगा आप अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा। मैं किसी एक के ओपिनियन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर बोली, जी मैं ध्यान रखूंगी। अभी तो मैं इंजेक्शन लगा दूं? वो डरते हुए बोलती हैं। शिवांश डॉक्टर की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। ठीक है, लगा दीजिए। शिवांश की हरकत देखकर डॉक्टर मुस्कुरा देती हैं। डॉक्टर कुछ टैबलेट्स और क्रीम देती हैं, या आप इनके हाथों पर भी लगा दीजिएगा। वैसे ऐसा क्या हुआ है जो इनके हाथ इस तरीके से खराब हो गए हैं? डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश एकदम चुप हो जाता है। उसकी नज़र मुग्धा के हाथों पर जाती है जो रगड़ने की वजह से पूरे लाल हो चुके थे और उनमें अब घाव भी पड़ चुके थे। कई जगह खून जम चुका था तो कहीं कहीं खून निकल आया था। शिवांश को अब अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। शिवांश डॉक्टर से, अब आप जा सकती हैं। डॉक्टर चुपचाप उठकर चली जाती हैं। शिवांश मुग्धा के पास बैठ जाता है और हल्के हल्के हाथों से उसके हाथ पर क्रीम लगाता है। शिवांश की आंखें भर आती हैं। आज उसने अपने गुस्से में जो दर्द मुग्धा को दिया था वह बिल्कुल भी सही नहीं था। बिना कुछ जाने बिना कुछ सुने उसने मुग्धा के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत गलत था। उसने हमेशा मुग्धा के साथ में यही किया है, बिना मुग्धा की बात सुने हमेशा मुग्धा को ही सजा दी है। आज भी उसने ऐसा ही किया। मुग्धा चुपचाप लेटी हुई थी। जो चेहरा सुबह इतना खिला खिला था वह एकदम मुरझा सा गया था। चेहरे की सारी रौनक उड़ गई थी, पर उसके बावजूद भी चेहरे की मासूमियत बरकरार थी। शिवांश धीरे धीरे मुग्धा के सर पर हाथ फिराते हुए उसके सर को हल्के से चूम लेता है और साथ ही साथ मुग्धा के हाथ को पकड़कर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मुग्धा, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे कुछ सुने आज फिर मैंने तुम्हें सज़ा दे दी। पर तुम उस ऋषि की बहन कैसे हो सकती हो? उसकी बहन तो सालों पहले मर चुकी थी। अगर तुम उसकी बहन हो तो उन लोगों ने तुम्हारे मरने का नाटक क्यों किया? तुम उनसे अलग क्यों हो? क्या तुम अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने मेरी ज़िंदगी में आई थी? क्या जो तुम्हारे और मेरे बीच में था वह तुम्हारे बदले का कोई हिस्सा है, या तुम उन लोगों से वाकई अलग हो? आखिर क्या है तुम्हारा सच? शिवांश के दिमाग में अभी भी कई सवाल थे जिसके जवाब उसे जानने थे। शिवांश फिर अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। शिवांश बोला, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, मुझे इसका और सिंघानिया का क्या संबंध है? यह साथ में है या अलग है? इनके बीच में क्या चल रहा है सब कुछ जानना है। सामने से वह आदमी, सर यह तो आपकी वाइफ है। शिवांश बोला, जानता हूँ, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास में। जन्म से लेकर अभी तक यह कहाँ पर रहती है, क्या करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी, सब कुछ जानना है मुझे। सर इतनी जल्दी? शिवांश बिना कोई भी जवाब दिए फ़ोन कट कर देता है और फिर से मुग्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए मुग्धा को देखता है। अगर तुम सिंघानिया के साथ में मिली नहीं हो और उनसे अलग हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। तुम आज की तारीख में मेरी पत्नी हो, बस मुझे इतना ही पता है। पर अगर तुम उनके साथ मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए आई हो तो सचमुच इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा और उसके बाद फिर अपनी भी। अब बस इतना ही है कि तुम उनसे मिली हुई ना हो। कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं है, आज पहली बार उनसे मांगने का दिल कर रहा है कि बस वह इतना सा कर दे कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने नहीं आई हो। उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिवांश मुग्धा से अभी बात कर ही रहा था कि उसे नीचे चहल पहल की आवाज़ आती है तो वह समझ जाता है कि नीचे दक्ष, नलिनी और आरुष आ चुके हैं। डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन लगाया था। मुग्धा अभी होश में आने वाली नहीं थी, इसलिए शिवांश दक्ष से बात करने के लिए नीचे चला जाता है। नलिनी शिवांश से मुग्धा के बारे में पूछती है तो वह उसे बता देता है कि वो अभी सो रही है। दक्ष गार्ड कह रहा था कि डॉक्टर आई थी, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? मुग्धा, वो ठीक है। शिवांश बोला, हाँ वो ठीक है, बस थकान और कमज़ोरी की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन लगाया है, अभी वो आराम कर रही है। आरुष घबराते हुए, क्या हुआ? मम्मा बेहोश हो गई थी, मुझे अभी मम्मा से मिलना है। नलिनी और आरुष दोनों ही शिवांश के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। शिवांश बोला, रुक जाओ, मैंने कहा ना कि उसे इंजेक्शन दिया है, अभी वो आराम कर रही है, एक बार वह होश में आ जाए उसके बाद मिल लेना। नलिनी बोली, पर? शिवांश बोला, क्या पर? एक बार में बात समझ में नहीं आई क्या? वह अभी आराम कर रही है, तुम लोग क्या चाहते हो कि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए? अच्छे से रेस्ट कर लेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, फिर सब मिल लेना उससे। अभी जाकर तुम लोग भी रेस्ट करो।
नलिनी दक्ष को देखती है तो वह भी हाँ में पलके झपका देता है। नलिनी आरुष को लेकर रूम में चली जाती है। दक्ष बोला, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों लग रहा है और इतनी जल्दी में होटल से क्यों निकला था और घर देर से आने को क्यों बोला। शिवांश बोला, कुछ नहीं बोलकर जाने लगता है। दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। दक्ष बोला, देख सच सच बता, क्या बात है, कहीं तूने गुस्से में फिर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है। शिवांश बोला, तुझे हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ ना। दक्ष शिवांश का हाथ छोड़ते हुए, नहीं ऐसा नहीं है। शिवांश मायूसी से, लगता भी है तो गलत नहीं है, हमेशा मैं ही गलत होता हूँ, अपने गुस्से में पागल होकर न जाने क्या कर बैठता हूँ। दक्ष बोला, क्या हुआ है, तू इस तरह से क्यों बोल रहा है। शिवांश बोला, कुछ नहीं, आज फिर मैंने बिना सच जाने मुग्धा को चोट पहुँचा दी, न जाने कब यह गुस्सा मेरे अंदर से जाएगा और मैं उसे चोट पहुँचाना बंद करूँगा। दक्ष बोला, क्या किया तूने मुग्धा के साथ। शिवांश बोला, कुछ नहीं। दक्ष बोला, बताना क्या किया है। शिवांश कुछ नहीं बोलता है तो दक्ष तेजी से शिवांश के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश दक्ष को आवाज़ देता है पर वह बिना सीने ऊपर की ओर चला जाता है। शिवांश भी दक्ष के पीछे आता है। शिवांश गुस्से से, दक्ष मुझे यह पसंद नहीं, कोई भी मेरी इच्छा के बिना उससे बात नहीं कर सकता, उससे मिल नहीं सकता, तूने आज जो हरकत की है वो आइंदा होनी नहीं चाहिए। दक्ष बोला, अच्छा मैंने जो किया वो तो ठीक है, पर तूने देखा कि तूने क्या किया है। वो मुग्धा के हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, यह जो तूने उसके साथ किया ये कौन सा प्यार दिखाने का नया अंदाज निकाला है तूने। तू इंसान है या हैवान, देख उसके हाथों का क्या हालत कर दी है तूने। अगर तुझसे तेरा गुस्सा नहीं संभलता है और तू अपने आप को नहीं बदल सकता तो छोड़ दे इस बेचारी को। शिवांश बोला, अच्छा छोड़ दूँ, किसके लिए, तेरे लिए। दक्ष जोर से चीखते हुए, शिवांश हद में रह, मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब यह नहीं कि बोल सकता नहीं। मुग्धा के लिए मेरे मन में ना कोई गलत बात थी ना कभी आएगी। जिस दिन से वो ऑफिस में आई थी उस दिन से मैं समझ गया था कि वो काफ़ी सुलझी हुई और समझदार लड़की है। उसी दिन हमारी दोस्ती हुई, पर जब तुझे उससे प्यार हुआ तो मैंने हम दोनों की दोस्ती को भुलाकर एक नया रिश्ता जोड़ लिया, वो भी भाई बहन का, क्योंकि हमारी दोस्ती शायद तुझे अच्छी ना लगे, पर भाई बहन का रिश्ता यह कभी हमारी दोस्ती में नहीं आएगा। पर तू और तेरी घटिया सोच, तूने हमेशा इस सबको गलत नज़रों से ही देखा है। हमेशा पहले अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानी बना ली और उसी के हिसाब से तू सबको समझता है, और जब तक सच का आईना सामने आता है तब तक तेरे बोल शब्द सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। दक्ष गुस्से से वहाँ से चला जाता है और शिवांश जाते हुए दक्ष को देखता है। हेलो, क्या खबर है, एक और फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। सामने से आदमी, आज साहब मेम साहब को खींचते हुए कार से अपने कमरे में ले गए, फिर उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात पर हुआ यह तो समझ नहीं आया, पर साहब बहुत गुस्से में थे। फिर डॉक्टर भी आई थी, बाकी लोग बाद में आए, पहले साहब और मेम साहब आए थे। फिर दक्ष साहब और साहब का भी झगड़ा हुआ और दक्ष साहब गुस्से में घर से चले गए। सामने से वो औरत, ठीक है ध्यान रखना, और किस बात पर झगड़ा हुआ यह भी पता लगा कर बताओ। जी बड़ी मेम साहब। फ़ोन कट हो जाता है। किससे बात कर रही थी शारदा जी, आलोक जी पूछते हैं तो शारदा जी चौंक जाती हैं। जी जी वो मैं अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। शारदा जी बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरी एक सहेली की तबीयत खराब है तो वही बात कर रही थी, मेरा ध्यान उसमें था, आप अचानक से आ गए तो मैं डर गई थी। आलोक जी बोले, अरे इतने से डर गई। शारदा जी मायूसी से, अब क्या करूं, आदत नहीं है ना, हमेशा चारों तरफ शांति छाई रहती है। आपका तो ज़्यादा समय अपने स्टडी रूम में गुजरता है, मैं तो सारा समय अकेली ही रहती हूँ। सोचा था पोते की शादी करूँगी, बहू आएगी, उसके बच्चे होंगे तो घर में रौनक बढ़ेगी, पर किसे पता था घर में रौनक की जगह ग्रहण लग जाएगा। जो पोता कम से कम रात में तो घर आता था अब वो भी बंद हो गया। मेरी दुनिया जिसके आगे पीछे घूमती थी उसे देखने को आंखें तरस जाती हैं। आलोक जी बोले, एक बार सब कुछ भूल कर अपनी बहू को अपना लो, अपने बेटे को बहू को घर ले आओ, फिर देखना तुम्हारी घर खुशियों से भर उठेगा। जिस सब चीज़ों के लिए तुम तरस रही हो ना वो तुम्हारे सामने ही है, बस हाथ आगे बढ़ाकर तुम्हें उसे अपनाना होगा। एक बार खुले दिल से उनका स्वागत करो, देखो तुम्हारी झोली में ढेर सारी खुशियाँ आ गिरेंगी। शारदा जी बोली, स्वागत करूं, किसका स्वागत करूं? उस लड़की का जिसने इतनी कम उम्र में बेशर्मी की हदें पार कर रखी, या उसका जिसके बाप तक का पता नहीं कौन से खानदान कौन सी जात की है, जिसने पैदा होने से पहले ही अपने बच्चे को छोड़ दिया। ऐसे आदमी के गत्ते खून को अपनाऊं, उसका स्वागत करूं, आप ही बताइए कैसे करूं? आलोक जी गुस्से में, यही सब मन में भर कर बैठी रहोगी तो कभी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, सारी ज़िंदगी इसी वीराने में निकलेंगी
और जब मौत आएगी तब भी कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। इतना बोलकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। शारदा जी भी रोने लगती हैं। रोते हुए, आप कभी नहीं समझेंगे कितना मुश्किल है उस लड़की को अपनाना और उसके बच्चे को। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं अपना पाऊंगी, कभी नहीं। मुझे उसे अपने बेटे से दूर करना ही होगा। मैं अपने पोते की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब नहीं होने दूंगी। उसे तो मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकूंगी ही। शारदा जी अपने आंसू पोंछती हैं और किसी को कॉल करती हैं। हेलो बेटा, आज बहुत दिनों बाद अच्छी खबर मिली है। उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ है। किस बात पर हुआ है यह तो अभी तक पता नहीं चला है, पर हमें कैसे भी करके इस झगड़े को और हवा देनी है ताकि यह इतना बढ़ जाए कि सुलझ ही न सके। अब तुम बताओ कि क्या करना है। सामने से वो कुछ बोलती है तो शारदा जी के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ जाती है। इंजेक्शन की वजह से मुग्धा रात भर सोई रही, पर इसी बीच आरुष बहुत रोया क्योंकि उसे मुग्धा से मिलना था। शिवांश को भी बुरा लगता है तो वो उसे मुग्धा से मिलाने ले जाता है। मुग्धा को इस तरह देख उस मासूम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे रोता देख शिवांश को अच्छा नहीं लगता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर आज तक उसने किसी बच्चे को ऐसे संभाला नहीं था तो उसे आदत नहीं थी। फिर भी वो आरुष के करीब जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है तो आरुष उससे लिपट जाता है। एक पल को तो शिवांश चौंक जाता है, पर फिर वो भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। बेड के एक साइड मुग्धा सोई हुई थी और दूसरी साइड शिवांश और उसके ऊपर चढ़कर क्यूट सा आरुष सोया हुआ था। तीनों साथ में एक फैमिली की तरह बहुत प्यारे लग रहे थे। रात में आरुष रोते रोते शिवांश की गोद में ही सो गया था। शिवांश जैसे ही उसे नीचे उतारता तो आरुष कसमसाने लगता, तो शिवांश वापस गोद में ले लेता। शिवांश आरुष को अपने ऊपर लेटा लेता है क्योंकि वो भी बैठे बैठे थक गया था, और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मुग्धा की आंख खुलती है तो अपने सामने के नज़ारे को देख वो हैरान रह जाती है। आरुष और शिवांश दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए सो रहे थे। मुग्धा हैरानी से दोनों को देखती है, फिर उन्हें ऐसे देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में कितने अच्छे लग रहे थे और कितने सुकून से सोए हुए थे। मुग्धा उठने लगती है तो उसे अपने हाथों में दर्द उठा। नज़र हाथों पर पड़ते ही रात में जो कुछ भी हुआ था सब किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। कैसे शिवांश ने मुग्धा के साथ में वो हरकत की, फिर उसे याद आया कि उसने बता दिया कि ऋषि और वो भाई बहन हैं। मुग्धा घबराने लगती है। उसका यह सच जानने के बाद शिवांश कैसे रिएक्ट करेगा। शिवांश ने उसे बताया था कि वो सिंघानिया परिवार के हर एक सदस्य से नफरत करता है। ऐसे में अब उसे पता चल गया कि उसका उस परिवार के साथ रिश्ता है तो वो उससे रिश्ता तोड़ ना दे। पहले ही वो लोग तो उसे अपनाएंगे नहीं, और अगर अब शिवांश का साथ भी छूट गया तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। मुग्धा तैयार होकर नीचे आती है। नलिनी रात से परेशान थी क्योंकि दक्ष रात से गया था, अभी तक आया नहीं। उसका फ़ोन भी नहीं उठ रहा था, बस मैसेज करके बोल दिया काम है, थोड़ा बिजी हूँ, आज रात को घर नहीं आ पाऊँगा। पर जब से बात नहीं हुई नलिनी परेशान ही थी। मुग्धा को आते देख नलिनी मुग्धा के पास जाती है, पर जब से बात नहीं हुई नलिनी परेशान ही थी। मुग्धा को आते देख नलिनी मुग्धा के पास जाती है। नलिनी बोली, कैसी है तू? अचानक क्या हो गया था? चक्कर कैसे आ गया? अब तो ठीक है ना? और अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो नीचे क्यों आई? नलिनी एक साथ कई सवाल दाग देती है। मुग्धा नलिनी का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाती है। मुग्धा ने फुल स्लीव का सूट पहना था जिसमें उसके हाथ नहीं दिख रहे थे। मुग्धा घबराते हुए, उसे पता चल गया, उसे पता चल गया। नलिनी बोली, किसे और क्या पता चल गया? मुग्धा बोली, शिवांश को। उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। अब क्या होगा? मैंने तुझे बताया था ना कि उसे सिंघानिया से कितनी नफरत है। कल रात उसे मेरी सच्चाई पता चल गई। अब मैं क्या करूं? क्या वो मुझसे भी उतनी ही नफरत करेगा? कल रात ऋषि मुझसे मिलने आया था और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी शिवांश वहां आ गए और ऋषि को बहुत बुरी तरह से मारा। जब मैं ऋषि को संभाला तो उन्हें लगा हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो वो और गुस्सा हो गए और मुझे सच बताना पड़ा। नलिनी हैरानी से, क्या? क्यों? मुग्धा बोली, मुझे लगा था कि बाकी घर वालों की तरह वो भी मुझसे नफरत करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। उन्हें तो लगा मैं मर चुकी हूँ। बाकी घर वालों ने यही बताया। और तुझे पता है, मेरी सबसे खास बचपन की दोस्त शिखा, वो भी अब नहीं रही। यह सब कैसे कब हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा है यह सब क्या हो रहा है। ऋषि मुझे फिर से मिलने की कोशिश करेगा और शिवांश गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठेंगे। कल रात को ही कितने गुस्से में थे कि उन्होंने
इतना बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि वो मन में जानती थी शिवांश ने जो किया वो गुस्से में किया। उसकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। यहाँ तो शिवांश था और उसका नेचर उसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बाथरूम में जो कुछ भी हुआ उसने यह बात छुपा ली। नलिनी बोली, तू चिंता मत कर, तू चाहे जो कोई भी थी पर अब तू शिवांश ओबराय की पत्नी है। आज की तारीख में तेरी यही पहचान है और शिवांश सर चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, प्यार वो तुझसे बहुत करते हैं, तो तू उनकी चिंता मत कर। थोड़ा गुस्सा होंगे फिर अपने आप सही हो जाएंगे। मुग्धा बोली, वो जैसे ही उठते हैं मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगी। नलिनी बोली, नहीं, तू आगे रहकर बात मत करना। मुग्धा बोली, क्यों? नलिनी बोली, कल रात तेरी तबीयत खराब होने पर उन्होंने तेरा कितना ध्यान रखा, और उस भी बहुत रोया तो उसे भी अच्छे से संभाला। इसका मतलब वो इतना भी गुस्सा नहीं है। तू एक काम कर, तू खुद उनसे नाराज हो जा। मुग्धा बोली, क्यों, किस लिए? नलिनी बोली, अरे बेवकूफ़ लड़की, तू एक लड़की है, तुझे गुस्सा होने के लिए वजह थोड़ी ना चाहिए। लड़कियां तो बेवजह गुस्सा हो जाती हैं। देख मेरी बात सुन, कल रात को ऋषि और तुझे साथ देखकर बहुत गुस्सा हुए थे तो तुझ पर भी गुस्सा किया होगा। मुग्धा नामे सिर हिलाती है। नलिनी बोली, देख झूठ मत बोल, इतना तो मैं भी जान चुकी हूँ उन्हें। तो तू इसी बात पर गुस्सा हो जा ताकि उनका ध्यान दूसरी चीज़ों से हट जाएगा। वो पक्का तुझे मनाने की कोशिश करेंगे, फिर तू मौका देखकर सब कुछ बता देना। वैसे भी वो आरुष की सच्चाई तो जान ही चुके हैं, वो सब समझ जाएंगे। मुग्धा बोली, ये प्लान काम करेगा ना? नलिनी बोली, 100% करेगा, तू चिंता मत कर। अब जो मैंने बोला है उस पर ध्यान दे। मुग्धा बोली, पर मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा है। नलिनी अपना सर पीटते हुए, हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं? तुझे सचमुच गुस्सा नहीं करना, गुस्से की एक्टिंग करनी है। तू एक काम कर, तू पुरानी बातों के बारे में सोच, जब तुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। सोच कैसे उन्होंने तुझे पहले दिन कितना इंसल्ट किया, तुझे कितना परेशान किया, तुझसे कितना काम करवाया। मुग्धा सोचने लगती है तो सचमुच उसे गुस्सा आने लगता है। नलिनी उसका गुस्से वाला चेहरा देख मुस्कुराने लगती है। उसका प्लान सक्सेस हो रहा था। इधर विक्रम सिंघानिया गुस्से से, उस लड़के ने एक बार फिर मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत कर दी। आपको समझ आ रहा है वो कैसे हमसे दुश्मनी निकाल रहा है, और आप हैं कि बस हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। आप डरते होंगे उस छटांग भर के छोकरे से, मैं नहीं डरता। अब तक बहुत सुन लिया आपका, अब जो मेरा मन करेगा वो ही करूँगा। विक्रम जी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। रघुनाथ जी चुपचाप बैठे कुछ सोचते हैं, फिर कांपते हाथों से पास ही रखे फ़ोन को उठाते हैं और किसी को कॉल करते हैं। उनके चेहरे के भाव बहुत गंभीर थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत मुश्किल से वो हिम्मत करके सामने वाले को फ़ोन कर रहे थे। 4-5 रिंग जाने के बाद फ़ोन उठ जाता है। सामने से हेलो की आवाज़ आती है। रघुनाथ जी के मुँह से शब्द नहीं फूट रहे थे, फिर भी वो हिम्मत करके बात करते हैं। हेलो, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ। रघुनाथ जी की बात सुनकर सामने वाले आदमी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से से, हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, आज के बाद दोबारा कभी फ़ोन मत करना। इतना बोलकर वो फ़ोन रखने ही वाले थे कि रघुनाथ जी बोल उठते हैं, फ़ोन मत काटना आलोक, बहुत ज़रूरी बात करनी है। आलोक जी, अब हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं रहा। तुझ जैसे धोखेबाज और कातिलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। रघुनाथ जी बोले, मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मुझे और मेरे बेटे को उस गलती की सज़ा मिली है जो हमने कभी की नहीं। जिस दिन तुझे सच्चाई का पता चलेगा तुझे बहुत अफसोस होगा। खैर, मैंने अपनी सफाई देने के लिए फ़ोन नहीं किया है। तेरे पोते और मेरे पोते में आए दिन टकराव हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मेरा पोता हॉस्पिटल में भर्ती था तेरे पोते के कारण। तब मानता हूँ कि गलती मेरे पोते की ही थी, पर इस बार भी तेरे पोते ने मेरे पोते को बहुत बुरी तरह मारा है। मेरा बेटा ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ तुम लोगों ने जो भी किया वो उसने सहन किया, पर बेटे पर आँच आए उससे सहन नहीं होगा। तो तू अपने पोते को समझा ले, हमसे दूर रहे। मैं भी अपने पोते को इन सब से दूर रखूँगा। आलोक जी बोले, तो तू मुझे धमकी दे रहा है? मेरा पोता शेर है, उसे कोई ऐसे ही हाथ नहीं लगा सकता। मेरा बेटा भी ऐसा ही था, पर अपनों के भेष में कातिल छुपे हों तो कोई भी धोखा खा सकता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अब सबके चेहरे से झूठ के नकाब उतर चुके हैं। अपने बेटे और पोते को संभाल ले, मेरा पोता तुम सबकी हस्ती मिटाकर रख देगा। रघुनाथ जी बोले, एक बार फिर तू गलती कर रहा है। एक बार मैंने और मेरे बेटे ने बिना बात के सज़ा भुगती है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर वार तुम्हारी तरफ से होगा तो उसका जवाब भी देना जानता हूँ। आलोक बोले, दिखा देना अपनी औकात, पर हम भी तैयार हैं तुझे और तेरे खानदान को बर्बाद करने के लिए। रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, ठीक है, देख लेंगे, पर पहले अपने घर के अंदर तो झांक कर देख ले। तेरा पोता जिसका दीवाना बने घूम रहा है वो कौन है, कहाँ से आई है? हम तो बर्बाद होंगे तब होंगे।
तेरा पोता तो अभी से बर्बादी की तरफ बढ़ चला है। फिर हंसते हुए फ़ोन कट हो जाता है। रघुनाथ की बात सुनकर आलोक जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा मुग्धा के बारे में? कौन है वो और कहाँ से आई है? इसका क्या मतलब हुआ? कहीं शिवांश किसी गलत लड़की को तो? आलोक जी शिवांश को कॉल करते हैं और उसे अभी के अभी मिलने को बुलाते हैं। शिवांश नींद में ही था जब आलोक जी का फ़ोन आता है। फ़ोन कट हो जाने के बाद शिवांश देखता है कि ना मुग्धा थी और ना ही आरुष था। शिवांश भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है तो देखता है आरुष हाल में सोफे पर खेल रहा था। शिवांश बोला, आरुष आपकी मम्मा कहाँ हैं? उन्हें रूम में आराम करना चाहिए, वो कहाँ घूम रही हैं? आरुष बोला, मम्मा किचन में है, मैंने भी उन्हें कहा तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। शिवांश किचन की तरफ बढ़ता जाता है। मुग्धा के साथ किचन में एक मेड भी थी। शिवांश के आने पर मेड ने शिवांश को देखकर गुड मॉर्निंग विश किया, पर मुग्धा ने एक बार भी शिवांश को नज़र उठाकर नहीं देखा। मुग्धा के ऐसा करने पर शिवांश उसे घूर कर देखता है, पर मुग्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में ही लगी हुई थी। मुग्धा भी टेढ़ी नज़र से शिवांश को देख रही थी पर दिखा नहीं रही थी। मेड तो शिवांश के आते ही बाहर चली गई थी। शिवांश थोड़ा सख्ती से, ये तुम क्या कर रही हो? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सब काम करने के लिए घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं। मुग्धा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आरुष के लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी तो वो करती रही। शिवांश बोला, मैं कुछ बोल रहा हूँ। मुग्धा ग्लास उठाकर वहाँ से जाने लगती है तो शिवांश उसका हाथ पकड़ता है, जिससे मुग्धा करा उठती है तो शिवांश उसका हाथ छोड़ देता है। मुग्धा ने फुल स्लीव का ड्रेस पहना था। शिवांश को ध्यान नहीं रहा और उसने जोर से मुग्धा का हाथ पकड़ लिया था। मुग्धा का दर्द तो बहुत हुआ, पर इसका फ़ायदा उठाकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। शिवांश स्लैब पर अपना जोर से हाथ मारता है। एक बार फिर उसने मुग्धा को चोट पहुंचा दी। शिवांश मुग्धा के पीछे हाल में आता है तो मुग्धा आरुष के साथ बैठी हुई थी। शिवांश मुग्धा को देखता है। अब उसे समझ आ रहा था कि मुग्धा उससे बहुत गुस्सा है, इतना कि वो उससे बात करना तो दूर नज़र उठाकर देख भी नहीं रही। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुग्धा ने शिवांश से नजरें न मिलाई हो, चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। शिवांश थोड़ी देर तक मुग्धा को देखता है, फिर अपने दादाजी के पास चला जाता है, यह सोचकर कि आकर मुग्धा को मनाएगा। शिवांश के बिना कुछ कहे चले जाने पर मुग्धा को और टेंशन होती है। मुग्धा सोची, ये मैंने क्या किया? मुझे शिवांश से बात करना चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था सब। नलिनी के कहने में आकर मैंने शायद शिवांश को और गुस्सा दिला दिया और वो बिना कुछ बोले चले गए। अब पता नहीं क्या करेंगे। मुझे कैसे भी करके शिवांश को सब बताना होगा, उसके बाद उनका फैसला वो क्या चाहते हैं। शिवांश अपने दादाजी से मिलने जाता है। शिवांश को घर पर देखकर शारदा जी उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। शिवांश भी खुश हो जाता है। फिर शारदा जी को याद आता है कैसे शिवांश ने उस लड़की के लिए उनके साथ बदतमीजी की थी, तो वो शिवांश को अपने आप से दूर कर देती हैं। उनके अचानक इस व्यवहार से शिवांश उन्हें आश्चर्य से देखता है। शारदा जी आंखों में आंसू लिए, क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? हम तो तेरे लिए मर चुके हैं ना, तेरे लिए तो वो लड़की ही सब कुछ है। शिवांश शारदा जी के आंसू पोंछते हुए, ऐसा नहीं है दादी। शारदा जी बोली, रहने दे, ये झूठा दिखावा ना कर। तुझे मेरी इतनी फिक्र होती तो उस लड़की के सामने हमें यूँ शर्मिंदा ना करता। कितनी बेइज्जती की थी तूने हमारी। शिवांश अपने कान पकड़ते हुए, माफ़ कर दो दादी, आपके शिवू से गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा। पर आप भी समझिए ना, मैं उस रिया से शादी नहीं करना चाहता था। शारदा जी तो ऐसे बोलता ना, हम तेरे लिए कोई और लड़की ढूंढते। शिवांश बोला, पर अभी वो इतना ही बोलता है कि वहाँ आलोक जी आ जाते हैं। आलोक जी बोले, पर अब उसकी शादी हो चुकी है और आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे खानदान में तलाक का रिवाज नहीं है, तो अब वही आपकी बहू है। आप चाहे इस बात को स्वीकारो या नहीं, अब आपकी मर्जी है। शारदा जी बोली, पर आलोक जी बोले, मुझे ऑफिस के बारे में इससे कुछ बात करनी है, तो आप दादी पोते का मिलना मिलाना बाद में करना। इतना बोलकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवांश बोला, दादी मेरी पसंद का कुछ बना दीजिए ना, बहुत दिन हो गया आपके हाथों का कुछ खाया नहीं है। शारदा जी खुशी से शिवांश के सिर पर हाथ फेरते हुए, अभी बनाती हूँ, इतना बोलकर वो किचन में चली जाती हैं। शिवांश मन में, एक बार यह सिंघानिया का मामला सेटल हो जाए तो मुग्धा को इसी घर में लेकर आ जाऊंगा, साथ में रहेंगे तो मन में जो भी कड़वाहट है सब दूर हो जाएगी। आलोक जी अपनी चेयर पर बैठे थे। शिवांश उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था। आलोक जी बोले, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उनसे उलझ रहे हो। मैंने कहा था ना उन लोगों से दूर रहना, वो पीठ पीछे हमला करने वालों में से हैं। एक बार पहले भी उन्होंने किया था, उसके जख्म आज तक ताज़ा हैं। दादाजी की बात सुनकर गुस्से से शिवांश की मुट्ठियां कस जाती है। वो गुस्से से, जानता हूँ उन लोगों की फितरत को, पर इस बार पहले वाली बात नहीं है।
पहले उनसे ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि वो पैसों के लालच में इतना गिरेंगे, पर अब कोई उम्मीद नहीं है। अब तो बस बदला, अपनी माँ की मौत का बदला, वो जिससे प्यार करती थी उनकी मौत का बदला, आपके दर्द का बदला, मेरी दादी के आंसुओं का बदला। और जब तक यह मैं नहीं ले लेता मैं शांत नहीं बैठूंगा। आप चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, अपनी पत्नी के लिए भी नहीं। आलोक जी बोल उठते हैं। शिवांश एकदम से शांत हो जाता है। आलोक जी बोले, मुग्धा कौन है, कहाँ से आई है, कुछ जानते हो उसके बारे में? शिवांश बोला, आप क्या जानते हो इस बारे में? आलोक जी बोले, हम क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, यह सब रहने दो, तुम क्या जानते हो? शिवांश सर झुकाते हुए, वो उसी खानदान से है। आलोक जी बोले, तो अब तुम क्या करोगे? शिवांश बोला, अगर वो अपने परिवार से मिली हुई ना हो तो उसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा, और अगर वो भी मुझे बर्बाद करने आई है तो सबसे पहले इन्हीं हाथों से उसकी जान लूंगा, फिर उसके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। यह बोलते हुए शिवांश की जुबान न जाने क्यों लड़खड़ा जाती है। शायद उसने बोल तो दिया था, पर मुग्धा की जान लेना यह उसे खुद नहीं पता था कि वो कर पाएगा या नहीं। यह बात आलोक जी भी समझ जाते हैं। शिवांश के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। हेलो, हाँ बोल। ठीक है, मैं भी आता हूँ। फ़ोन कट जाता है। शिवांश बोला, मुझे अभी जाना है। शिवांश जाने लगता है। आलोक जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। आलोक जी बोले, मैं जानता हूँ यह सब तेरे लिए आसान नहीं है, तू उससे बहुत प्यार करता है। शिवांश बोला, आसान नहीं है, पर अपना कहा बदलूंगा भी नहीं। पहली बार किसी से दिल से चाहा है। प्यार में धोखा देने वाले को माफ़ भी नहीं करूँगा, बस वो धोखा मुझसे बर्दाश्त हो जाए, वरना आप जानते ही हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आलोक जी के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आते हैं। शिवांश बिना उनसे नज़र मिलाए वहाँ से चला जाता है। आलोक जी को शिवांश की कही बातों का मतलब अच्छे से समझ आ जाता है। वो किसी को कॉल करते हैं। हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है, हम अपने आदमी को भेज देंगे, वो तुम्हें हमारे पास लेकर आ जाएगा। अरे शिबू, कहाँ जा रहा है, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, जल्दी से आ जा। शिवांश बोला, नहीं वो मैं। तभी शिवांश मन में सोचने लगता है, नहीं, पहले भी कई बार दादी का दिल दुखा चुका हूँ, और अगर मुग्धा और दादी को करीब लाना है तो दादी को पहले खुश करना होगा। ये सोचते हुए शिवांश खाना खाने बैठ जाता है। शारदा जी बहुत खुश हो जाती हैं। वो बड़े प्यार से शिवांश को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। खाना खाकर शिवांश जाने लगता है। शारदा जी बोली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, पहले ही इतने दिनों बाद आया है, रुक जाना, कहीं मत जा। शिवांश बोला, कुछ ज़रूरी काम है दादी, वापस जल्दी ही आऊँगा। शारदा जी खुश होते हुए, तू उस लड़की को छोड़ रहा है? शिवांश शारदा जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, नहीं दादी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना, और मेरी खुशी चाहती हैं। शारदा जी बोली, हाँ मेरे बच्चे, तेरे सिवा और कौन है? शिवांश बोला, तो आप समझने की कोशिश करो ना, मेरी खुशी उसके साथ है। शारदा जी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। शिवांश बोला, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम से जाना है, पर बहुत जल्द वापस आऊँगा और इस बारे में बात करूँगा। शिवांश वहाँ से चला जाता है। शारदा जी, तू समझ क्यों नहीं रहा है, तू उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा। उसके साथ उसके पुराने जीवन की निशानी है जो हमेशा तुम दोनों के बीच रहेगी। जब जब तू उसके बच्चे को देखेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, पर किसी और के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो किसी की पत्नी या विधवा होती तो भी तुझे अपनाने में आसानी होती, क्योंकि उसका पुराना जीवन आज नहीं तो कल पीछे छूट जाता। पर जब तक वो बच्चा सामने है, कभी उसका अतीत ना वो भूल पाएगी और ना ही तुझे भूलने देगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, इतनी सी बात पता नहीं क्यों तू समझ नहीं रहा है। आलोक जी एक कमरे में चुपचाप बैठे कुछ फाइल पढ़ रहे थे, तभी रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। आ जाओ, आलोक जी बोलते हैं तो एक लड़की चुपचाप हाथ बांधे चली आ रही थी। उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, दुपट्टे से अपना सिर भी ढक रखा था। जिस तरह से उसे छुपते छुपाते लाया गया था उससे वो घबराई हुई थी। आलोक जी बोले, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है और यह सिर भी ढकने की ज़रूरत नहीं है। तुम भले ही हमारी बहू हो, पर हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही माना है। इधर आओ और यहाँ बैठो। सामने रखी कुर्सी पर इशारा करते हुए बोला तो मुग्धा चुपचाप बैठ जाती है। आलोक जी बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैंने तुम्हें इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है। मैं खुद भी तो आ सकता था, क्योंकि तुमने कहा था कि शिवांश को इस बारे में पता ना चले, पर ज़रूरी यही था यह हमारे बीच में रहे। घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगा, सीधे सीधे ही पूछूंगा, क्योंकि समय कम है। शिवांश सच जानने का इंतज़ार कर रहा होगा, पर मैं उसे तब तक वहाँ नहीं पहुँचने दे सकता जब तक मैं खुद सच ना जान लूँ। मुग्धा बोली, आप किस सच के बारे में बात कर रहे हैं? आलोक जी बोले, तुम्हारा नाम क्या है?
मुग्धा बोली, जी मेरा मतलब, आप जानते हैं मेरा नाम मुग्धा है। आलोक जी बोले, मैं पूरा नाम पूछ रहा हूँ और सच सच बताना। मुग्धा के माथे पर अचानक ही पसीने की बूंदें उभर आने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके और शिवांश के परिवार के बीच में कुछ तो दुश्मनी है। आलोक जी सख्ती से, कुछ पूछा मैंने? मुग्धा डरते हुए, वो मेरा नाम मुग्धा सिंघानिया है। मुग्धा सिर झुकाए बोलती है। आलोक जी बोले, वेरी गुड। अभी सच सच बताओ कि मेरे पोतों से शादी किस मकसद से करी, कब से इन सब चीज़ों की प्लानिंग थी और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है? मुग्धा हैरानी से आलोक जी को देखती है। मुग्धा बोली, नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। यहाँ आने से पहले मैं शिवांश को जानती तक नहीं थी। मेरा शिवांश से शादी करने के पीछे कोई मकसद नहीं है। आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मुग्धा रोते हुए बोलती है। इधर शिवांश अपने ऑफिस पहुंच जाता है, पर वो आदमी वहां से गायब था जो मुग्धा की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला था। शिवांश बार बार उसे कॉल करता है, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। आलोक जी बोले, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पर, आखिर तुम भी तो उस गद्दार का ही खून हो। मुग्धा बोली, मुझे नहीं पता दादाजी आपकी और मेरे परिवार वालों की क्या दुश्मनी है, पर मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि पिछले 6 सालों से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहा है। ना उन्होंने जानने की कोशिश की, ना मैंने कभी उन्हें बताया। उन लोगों के लिए मैं मर चुकी हूँ। आलोक जी बोले, ऐसा क्या हुआ था? मुग्धा सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो आरुष के बारे में बताए या न बताए। मुग्धा कुछ देर सोचती है, फिर, मैं देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ती थी। बचपन से ही मुझे हॉस्टल में रखा गया था। पढ़ाई खत्म करके जब मैं वापस घर आई तब मेरे पास बच्चा था। मेरे घर वाले यह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे बच्चे और उनमें से किसी एक को चुनने को कहा। वो दिन और आज का दिन मैं कभी अपने घर वालों से नहीं मिली। हाँ, ऋषि जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे होटल में ज़रूर मिली थी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। घर वालों ने उन्हें मेरे बारे में सच नहीं बताया, पर वहाँ शिवांश आ गए और उन दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ। बाकी सब कुछ आप जानते हैं। आलोक जी गहरी सांस छोड़ते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो कुछ भी बोल रही होगी सब सच होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी। मुग्धा बोली, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आलोक जी बोले, ठीक है, तुम जा सकती हो। और हाँ, तुम अच्छे से समझती होगी कि यह बात शिव। मुग्धा बोली, नहीं पता चलेगी, या आपके और मेरे बीच में ही रहेगी, बोलकर वहां से चली जाती है। आलोक जी किसी को कॉल करते हैं, दरवाज़ा खोल दो। सामने वाला आदमी जी सर बोलकर कॉल कट कर देता है। शिवांश के ही ऑफिस में स्टोर रूम का यह दरवाज़ा एक आदमी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। यह बेसमेंट में होने की वजह से किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर एक गार्ड आकर दरवाज़ा खोलता है। वो आदमी पूरा पसीने में भीग चुका था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। गार्ड की कॉलर पकड़ते हुए, मुझे यहाँ किसने बंद किया? गार्ड घबराते हुए, मुझे नहीं पता सर, मैं तो यहाँ किसी काम से आया था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनकर देखने चला आया। मुझे नहीं पता यह किसने किया, मैं तो आपको बचाने आया था। वो आदमी गार्ड को छोड़ शिवांश के केबिन की तरफ बढ़ता है। शिवांश गुस्से से, कहाँ मर गए थे? कितने देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आदमी घबराते हुए, कहीं नहीं, यहीं आपका इंतज़ार कर रहा था और मुझे किसी का साया दिखा। मैं उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में चला गया और किसी ने मुझे वहाँ लॉक कर दिया। मैंने बहुत आवाज़ लगाई पर किसी ने नहीं सुना। वहाँ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। अभी गार्ड ने आकर गेट खोला। शिवांश सोचते हुए, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? जो मंगवाया है कहीं उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है? वो आदमी, नहीं सर, वो पेन ड्राइव में है और किसी ने उसे तो क्या मुझे भी हाथ नहीं लगाया। शिवांश बोला, तो फिर यहाँ से दूर ले जाने के पीछे चक्कर क्या था? खैर छोड़ो, वो बाद में देख लूँगा, अभी मुझे वो ड्राइव दो। वो आदमी ड्राइव देकर वहाँ से चला जाता है। शिवांश उसे अपने लैपटॉप पर लगाता है, पर चालू करने से पहले अपनी आंखें बंद कर मुग्धा के साथ अपनी पहली मुलाकात से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सोचता है। सारी यादें किसी मूवी की तरह आंखों के सामने चलने लगती है। फिर वो अपना मन इकट्ठा कर वीडियो स्टार्ट करता है। शिवांश जैसे ही स्टार्ट करता है, सामने एक 5 साल की क्यूट मासूम सी लड़की का फोटो नज़र आता है, जिसे देखकर शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके नीचे नाम लिखा था मुग्धा मुक्कू सिंघानिया। शिवांश के जहन में कुछ पुराने किस्से उभर आए। अरे शिबू, तू आ गया। थोड़ी देर पहले आता तो तेरे फेवरेट अंकल और उनकी बेटी मुक्कू आई थी, उनसे भी मिल लेता। बड़ी प्यारी बच्ची थी। शिवांश की माँ शिवांश से कहती है तो वो थोड़ा चिढ़ जाता है। शिवांश गुस्से से, मैंने पहले ही कहा था मम्मा, मुझे पसंद नहीं। आप मेरे अलावा किसी भी दूसरे बच्चे से प्यार करो, आप सिर्फ मेरी मम्मा हो। शिवांश की माँ बोली, अच्छा, और अगर तेरा कोई छोटा भाई या बहन आएगा तो मैं हूँ ना, मैं उससे प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगा, पर आप सिर्फ मुझसे प्यार करोगी।
शिवांश हक जताते हुए बोलता है। शिवांश की माँ उसे देखकर मुस्कुरा देती है। ऐसी जिद अच्छी नहीं है शिबू। है, बिल्कुल है। जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकता। आप और डैडी बस मेरे हैं, मैं आप दोनों को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। शिवांश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ, इसे कहाँ चला गया यह? एक आदमी उस कमरे में आते हुए बोलता है। शिवांश की माँ प्रीति जी, आपका ही बेटा है, आप ही की तरह जिद्दी है। कह रहा था कि अपने माँ बाप को किसी के साथ बांट नहीं सकता। अब उसे क्या पता कि उसके पिता तो पहले ही बटे हुए हैं, उसकी माँ के हिस्से में तो कभी आए ही नहीं। शिवांश के पिता शेखर जी गुस्से में, कितनी बार कहा है, बार बार एक ही बात करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। तुम मेरे जीवन में कभी मायने नहीं रखती थी, ना रखती हो। प्रीति जी बोली, हाँ, मैं क्यों मायने रखूंगी, मायने तो वो रखेगी ना, तुम्हारी प्रेमिका। शेखर जी गुस्से से चीखते हुए, प्रीति अपनी हद में रहो। दोनों में बहस होती है जिसे मासूम सा शिवांश सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। यह पहली बार था जब उसके माँ बाप का झगड़ा उसके सामने हुआ था। शिवांश झट से अपनी आंखें खोल देता है। गुस्से से भरी लाल लाल आंखें, तनी हुई हाथ की नसें। शिवांश बहुत खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे शिवांश ने मुग्धा की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। शिवांश के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। कोई समझ नहीं सकता था कि शिवांश के दिमाग में क्या चल रहा है। लैपटॉप बंद कर वो सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मुग्धा ने जो आलोक जी को बताया, क्या वही सच है? मुग्धा और शिवांश का मिलना एक इत्तेफाक है या फिर कोई सोची समझी साजिश? रिश्तों पर एक बार फिर से भरोसा करने की कीमत क्या शिवांश को चुकानी पड़ेगी? शिवांश के माता पिता का कत्ल सिंघाना परिवार ने किया है या दोनों खानदानों के बीच कोई गलतफहमी है? अतीत के गर्भ में ऐसे और भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिनका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगा। तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग और कहानी को एंजॉय कीजिए। कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।